इस एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं और उसका नाम अकाने निसानो होता है। वो सुबह उठकर पहले तो नहाने जाती है। नहाते टाइम निसानो कुछ सोच रही होती है और थोड़ी सी परेशान लग रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए डोर खोलती है तो उसको अपने सामने कुछ रिपोर्टर दिखाई देते हैं, पर वो देखती है कि वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड है जो कि निसानो का वेट कर रहा होता है। फिर निसानो अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। निसानो अपने स्कूल में बहुत ही पॉपुलर थी क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। फिर वो स्कूल में एक लड़के से मिलती है और उसका नाम सिड किगानो है और ये एनिमे का मेन कैरेक्टर है। निसानो को सिड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि स्टडी और स्पोर्ट्स में बिल्कुल एवरेज था। उसके बाद सिड निसानो को गुड मॉर्निंग कहता है पर उसका नाम गलत ले लेता है। सिड निसानो को निसुमुरा कहता है, जिस वजह से निसानो सिड को बताते कि उसकी फैमिली का नाम निसुमुरा नहीं है। जिसे सुनने के बाद सिड बताता है कि मैं कल रात से अच्छे से सो नहीं पाया, इसलिए शायद से तुम्हारा नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर निसानो सिड को अपना सही नाम अकाने निसानो बताती है, पर सिड दोबारा से उसका नाम गलत ले लेता है। निसानो सोचने लगती है कि मैं इसकी क्लास में 3 महीने से हूँ और ये मेरी साइड में ही बैठता है, पर इसको अभी तक मेरा असली नाम नहीं पता है। उसके बाद सिड वहाँ से जाने लगता है। निसानो सोचती है कि वो सिड को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उसका नाम ठीक से नहीं लेता है, बल्कि सिड उसको हर टाइम इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद क्लास में सभी निसानो के पास आकर उससे पूछते हैं कि वो न्यू ड्रामा में एक स्टार का रोल करने वाली है, इसलिए वो बहुत ही अमेजिंग है। सभी स्टूडेंट निसानो को बहुत अटेंशन दे रहे होते हैं, पर सिड बाहर विंडो की ओर देख रहा होता है और उन सभी की बातों को इग्नोर कर रहा होता है। उसके बाद निसानो वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर वो सोचने लगती है कि उसको अपने एक्टिंग करियर में बहुत ही मुश्किलें आई, पर वो कामयाब हो चुकी थी। इधर हम सिड को देखते हैं जो कि स्कूल की छत पर मैजिक बुक पढ़ रहा होता है। इसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है तो शाम को सिड क्लासरूम में पियानो बजाने लगता है। इधर निसानो की क्लास खत्म हो जाती है और वो अपने बॉडीगार्ड को फोन लगाती है, पर उसके बॉडीगार्ड को कुछ लोग पकड़ लिए होते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर निसानो अकेले घर जाने लगती है और ऐसा पहली बार हुआ था जब निसानो अकेले घर जा रही होती है। तभी उसको रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसे देखकर निसानो वहाँ से भागने लगती है। फिर निसानो के आगे एक कार आती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और वो दोनों मिलकर निसानो को किडनैप कर लेते हैं। जब निसानो को होश आता है तो वो देखती है कि उसे एक गोडाउन में रखा गया है और वो दोनों आदमी भी वहीं पर होते हैं। उसमें से एक इंसान कहता है कि तुम निसानो फैमिली से हो और तुम्हारे फादर ने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, उसमें से कुछ हम भी है, इसलिए हमने तुम्हें किडनैप किया है। फिर दूसरा आदमी उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ और उसे कुछ भी मत बताओ, जिस पर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। इधर सिड भी अपने बैग को खोलता है जिसमें से कुछ मास्क और कुछ कपड़े निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी निसानो को परेशान करने लगता है। तभी ऊपर विंडो को तोड़कर सिड वहाँ पर आ जाता है। सिड ने अपने मुंह पर मास्क पहना होता है। फिर वो उन्हें बताता है कि उसका नाम थग स्लायर है, जिसे सुनने के बाद वो आदमी गन निकालकर सिड पर अटैक करने जा रहा होता है, पर सिड बहुत ही फास्ट होता है जिस वजह से वो उस आदमी को वहीं पर मार देता है, जिसे देखकर दूसरा आदमी अपनी गन नीचे फेंक देता है और वो सिड से कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तो इसलिए मुझे तुमसे लड़ने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ किडनैपिंग और चोरी की थी, उसमें उसको ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। उसके बाद वो आदमी नाइफ निकालकर सिड पर अटैक करने लगता है, जिससे कि सिड के हाथ पर चोट आ जाती है। फिर सिड भी अपने बार को निकालकर उस आदमी से लड़ने लगता है। सिड को बार बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उसको आसानी से अपने हाथ में रख सकता है और उसके अटैक भी बहुत ही आसान होते हैं। सिड ने काफी सारे बिकर्स और गैंगस्टर को अकेले ही मार रखा था। फिर सिड उस आदमी के हाथ पर अपने बार से अटैक करता है, जिससे कि उसका हाथ घायल हो जाता है। उस आदमी को पता लग गया होता है कि सिड वही इंसान है जिसने काफी सारे बिकर्स को खत्म किया है और उसने सिड के बारे में बहुत ही सुना होता है। उसके बाद सिड उस आदमी के पैर पर जोर से बार को मारता है, जिससे कि उसका पैर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो अपनी गन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर सिड उस आदमी के फेस पर लगातार अपने बार से अटैक करता है। निसानो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, जिस वजह से वो उस आदमी को नहीं देख रही होती है। इधर सिड उस आदमी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद सिड निसानो के पास आता है और एक नाइफ को उठाता है, जिसे देखकर निसानो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे भी मार देगा। फिर सिड निसानो की रस्सी काटकर उससे कहता है कि तुम्हें घर जाते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इतना कहने के बाद सिड वहाँ से गायब हो जाता है। निसानो देखती है कि वहाँ पर वो मास्क वाला इंसान नहीं है जिसने उसको अभी बचाया था। फिर उन दोनों आदमी के डेड बॉडी को देखती है जिन्हें सिड ने मारा होता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और निसानो के पेरेंट्स भी उसको लेने के लिए आ जाते हैं। निसानो सोच रही होती है कि वो ठग स्लायर कौन होगा जिसने उसकी जान बचाई है। अगले दिन निसानो स्कूल में आती है और दोबारा से सिड के पास आकर उसको हेलो कहती है। इस बार सिड निसानो का सही नाम लेता है, जिससे सुनने के बाद निसानो सोचती है कि आज सिड ने उसका नाम सही लिया है और वो उसकी आंखों में देखकर बात कर रहा होता है। फिर निसानो सोचने लगती है कि शायद से सिड भी अपने बारे में कुछ छिपा रहा है। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि सिड की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो गई है। फिर हमें सिड के बारे में बताया जाता है। सिड बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और उसको लगता था कि उसके पास अभी भी सुपर पावर आ सकती है। फिर जैसे ही सिड बड़ा होता गया उसने अपने आप को ट्रेन किया। वो बहुत
सारी फाइटिंग स्किल भी सीखने लगा, जिस वजह से वो एक मेडिकोर बन गया और उसको किसी से भी कोई मतलब नहीं होता था। पर सिड को ये बात पता चल गई थी कि वो भले ही कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, वो सोल्जर और बहुत सारे सोल्जर और उनके वेपन से नहीं बच पाएगा। पर किसी तरह अगर सिड उन सभी को हराने में भी कामयाब हो जाता है तो वो न्यूक्लियर बम से कभी भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम के आगे सिड की कोई भी स्किल और पावर काम में नहीं आएगी। इसलिए न्यूक्लियर बम से कोई भी इंसान नहीं बच सकता है और वो बम अपने साथ सब कुछ तबाह कर सकता है। पर सिड सोचने लगता है कि अगर वो इस दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वो इतना स्ट्रॉन्ग बन सके कि न्यूक्लियर बम भी उस पर कोई भी असर नहीं कर सके। फिर हम सिड को देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया में आ चुका होता है और उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां होती है। सिड इन सभी लड़कियों का बॉस होता है और वो सभी सिड के ऑर्डर्स का वेट कर रही होती है। फिर सिड उन सभी को चलने के लिए कहता है। सिड सोचने लगता है कि मैं इस दुनिया में वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि मैं अपनी असली दुनिया में नहीं कर सकता था। यहाँ पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ जिससे कि न्यूक्लियर बम का भी मेरे पर कोई भी असर नहीं हो पाएगा। सिड कहता है कि उसको इस दुनिया का ना ही हीरो बनना है और ना ही इस दुनिया का लास्ट बॉस। वो बस उस दुनिया में अपने हिसाब से जीना चाहता था और वो चाहता था कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। सिड इस दुनिया में एक शैडो की तरह रहना चाहता है, इसलिए वो इस दुनिया में एमिनेंस इन शैडो बनेगा। हम सिड को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं। उस लड़की का नाम अल्फा होता है। वो सिड को बताती है कि उसने एक्सीडेंट बुक को अच्छे से चेक किया जिसमें उसको डियाब्लोस के बारे में पता चला, वो बहुत ही पावरफुल है। फिर सिड कहता है कि हम शैडो हैं, इसलिए हम उसको रात के शैडो में ही खत्म करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिड का जन्म एक दूसरी दुनिया में हुआ है जहाँ पर वो अपने नए पेरेंट्स से मिलता है। उसके पेरेंट्स सिड को देखते हैं क्योंकि सिड अभी बोर्न हुआ था और रो भी नहीं रहा था। फिर सिड को ये बात समझ में आ जाती है और वो रोने लगता है। उसके बाद वहाँ पर सिड की बड़ी बहन क्लेयर आ जाती है। सिड को वहाँ की हवा में मैजिक फील हो रहा होता है और वो सोचने लगता है कि मैं ऐसी ही दुनिया चाहता था। कुछ साल बाद सिड अपनी बहन क्लेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि सिड एक बोरोन फैमिली से था जो कि डार्क नाइट बनते हैं। उसके बाद सिड अपने डैगर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो पत्थर नहीं टूट पा रहा होता है। दूसरी तरफ उसकी बहन बड़े से पत्थर को आसानी से तोड़ देती है। फिर फैमिली में से सभी को क्लेयर से बहुत उम्मीद थी कि वो आगे चलकर डार्क नाइट बनेगी। किसी को भी सिड से उम्मीद नहीं थी, लेकिन सिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो अपनी पावर को रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी रियल पावर को किसी के सामने यूज नहीं करता था। उसके बाद हम सिड को देखते हैं जो कि रात में बहुत सारे लुटेरों को मार रहा होता है। सिड उन सभी से पूछता है कि उन्होंने सारे पैसे कहाँ पर रखे हैं, पर वो लुटेरे सिड को कुछ भी नहीं बताते और सिड पर अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक सिड पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, पर सिड ने जो कपड़े पहने थे वो स्लाइम से बने थे, जिस वजह से सिड को कुछ भी नहीं होता है और उसकी बॉडी दोबारा से ठीक हो जाती है। फिर सिड सभी लुटेरों को खत्म करने के बाद वहाँ पर उनके लूट का सारा सामान देखने लगता है। तभी सिड को वहाँ एक केज में एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। सिड को उसमें से बहुत सारी मैजिक पावर फील हो रही होती है। उसके बाद सिड उसको अपने साथ घर लेकर जाता है और वो उस पर अपने मैजिक से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक महीने के बाद सिड का एक्सपेरिमेंट उस पर काम करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर एक लड़की में चेंज हो जाती है। उसके बाद जब वो लड़की उड़ती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी ठीक हो चुकी है। फिर सिड उसको बताता है कि उसने उस पर लगे कर्ज को खत्म कर दिया है और वो अब ठीक हो चुकी है। वो लड़की सिड से कर्ज के बारे में पूछने लगती है। फिर सिड एक बुक को खोलता है और बताता है कि 3 हीरोज ने मिलकर डेबोल्स नाम के एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। सिड बताता है कि ये कहानी बिल्कुल सच है। उसके बाद वो लड़की को बताता है कि तुम पर किसी ने कर्ज एनर्जी का यूज किया था, जिससे कि तुम मॉन्स्टर में बदल गई थी, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि तुम एक हीरो के साथ की मेंबर हो। फिर सिड उस मास्टरमाइंड का नाम लेने जा रहा होता है जिसने उसके साथ ऐसा किया था, पर सिड उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अभी उस आदमी का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की सिड से कहती है कि उसको जानना है कि ये सब उसके साथ किसने किया था। फिर सिड वहाँ पर रख के एक बोतल पर डिबालोस का नाम पढ़ता है और उससे कहता है कि ये सब डिबालोस ने किया है। उसके बाद सिड अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और अपना नाम शैडो बताता है। सिड उस लड़की से कहता है कि वो रात में अपने सभी दुश्मनों को खत्म करता है, इसलिए उसका रास्ता खतरों से भरा है। फिर सिड उस लड़की से बताती है कि अल्फा क्लियर को ढूंढने के लिए जा चुकी है। उसके बाद सिड बीटा से पूछता है कि मेरी बहन जिंदा तो होगी, जिस पर बीटा बताती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। उसे किडनैप करने के पीछे डिबालोस की गैंग का हाथ है। फिर सिड पूछता है कि डिबालोस ने मेरी बहन को किस लिए किडनैप किया होगा। बीटा बताती है कि क्लेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें लगा होगा कि क्लेयर भी हीरो से बिलोंग करती होगी। उसके बाद बीटा मैप पर डिबालोस के हिडन वेयर हाउस को ढूंढने लगती है और उसको वो वेयर हाउस नहीं मिल रहा होता है। तभी सिड एक नाइफ को मैप पर फेंकता है और बताता है कि इस जगह पर उनका वेयर हाउस है, जिसे देखकर बीटा बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। सिड को पता होता है कि उसने नाइफ को ऐसे ही फेंक दिया था, पर उसको ये बात कभी पता था कि नाइफ सही जगह पर ही जाकर लगेगी। इसके बाद हम उस किडनैपर को देखते हैं जिसने क्लेयर को किडनैप करके रखा हुआ था। वो क्लेयर को लात मारने जा रहा होता है, जिससे कि क्लेयर बच जाती है। वो किडनैपर ये देखकर इंप्रेस हो गया था कि क्लेयर चैन में बंधने के बाद भी वो उसके अटैक से बच गई। फिर क्लेयर उस किडनैपर को बताती है कि तुम्हारे पास भले ही कितना मैजिक क्यों ना हो, पर तुम उसका यूज अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा। क्लेयर बताती है कि ये बात उसके भाई ने उसे बताई है। फिर क्लेयर बताती है कि जब भी वो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करती है तो उसको हरा देती है, पर वो अपने भाई से हर बार कुछ नया सीखती है। लेकिन उसका भाई
भाई उसके साथ ट्रेनिंग करने के बाद भी कुछ भी नहीं सीख पाता है, इसलिए उसको अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करने में बहुत ही अच्छा लगता है। जिसे सुनने के बाद किडनैपर बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना है। फिर वो क्लेयर से कहता है कि जब तुम बहुत ही घायल हो गई थी तब तुम्हारे भाई ने तुम्हें हील किया था। जिसे सुनने के बाद क्लेयर साफ मना कर देती है और बताती है कि उसके भाई के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको हील कर सके। फिर किडनैपर बताता है कि वो क्लेयर के भाई से मिलकर देख लेगा कि उसके पास कितनी पावर है। ये सुनकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उस किडनैपर से कहती है कि तुम मेरे भाई को टच नहीं कर सकते हो, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसके साथ उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स को भी मार देगी। जिसके बाद क्लेयर उस किडनैपर पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी किडनैपर क्लेयर को जोर से पंच मारता है, जिससे कि क्लेयर वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद किडनैपर क्लेयर से कहता है कि मैं तुम्हारे ब्लड सैंपल लेने के बाद तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर किडनैपर के पास उसका एक साथी आता है और उसको बताता है कि कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं। जिसके बाद किडनैपर बाहर जाकर देखता है तो उसके सभी लोग मरे हुए होते हैं। फिर किडनैपर उन सभी से पूछता है कि तुम सब कौन हो। अल्फा बताती है कि वो सभी शैडो गार्डन के मेंबर हैं और उन्हें डिबलोस और उनके सीक्रेट मिशन के बारे में सब कुछ पता है। जिसे सुनने के बाद किडनैपर अल्फा से पूछता है कि तुम्हें डिबलोस के बारे में कैसे पता। उसके बाद वो उस पर अटैक करने लगता है। अल्फा किडनैपर से फाइट करने लगती है और उसको अपनी सोर्ड से घायल कर देती है। फिर वो किडनैपर एक मेडिसिन को खा लेता है, जिससे कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो फिर से अल्फा से लड़ने लगता है, पर अल्फा उसके सभी अटैक से बच जाती है। उसके बाद किडनैपर सोचता है कि वो अल्फा को नहीं हरा सकता है, इसलिए वो अपनी सोर्ड जमीन पर मारता है, जिससे कि वहाँ पर गड्ढा हो जाता है और वो किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एक मेंबर अल्फा से पूछता है कि उन्हें उस किडनैपर के पीछे जाना चाहिए, पर अल्फा उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। वो बताती है कि किडनैपर सीधा शैडो के पास जा रहा है, इसलिए हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इधर हम शैडो को देखते हैं जो कि रास्ता भूल गया होता है। तभी वो किडनैपर शैडो के पास आ जाता है। शैडो को देखने के बाद किडनैपर सोचता है कि वो इसको हरा सकता है क्योंकि वो अकेला है। फिर किडनैपर शैडो से लड़ने लगता है। शैडो किडनैपर के सभी अटैक से बच जाता है। शैडो किडनैपर को बताता है कि वो मैजिक पावर में अल्फा से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको मैजिक पावर सही तरीके से यूज करना नहीं आता है। फिर शैडो उस किडनैपर पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, जिससे कि किडनैपर की बॉडी पूरी तरह से घायल हो जाती है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। फिर किडनैपर शैडो से कहता है कि इस दुनिया में डार्क मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए वो उस डार्क पावर के डीप में नहीं जा सकता है। इसके बाद किडनैपर फिर से रेड मेडिसिन निकालता है और इस बार वो सभी एक साथ में ही खा जाता है, जिससे कि वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वो शैडो पर अटैक करने लगता है, पर शैडो उसके सभी अटैक से बच जाता है। उसके बाद शैडो अपनी मैजिक पावर का यूज करके किडनैपर को मार देता है। किडनैपर मरते टाइम अपने पेंडेंट को देखता है, जिसमें उसकी बेटी की फोटो होती है। फिर शैडो उस पेंडेंट को अपने साथ रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लेयर मेंशन में आती है, पर उसकी हालत ठीक नहीं होती है। कुछ दिन के बाद जब क्लेयर पूरी तरह से हील हो जाती है तो मिडगियर एकेडमी के लिए चली जाती है। इधर सिड सोच रहा होता है कि 2 साल के बाद वो भी मिडगियर एकेडमी में जा सकता है। फिर अल्फा सिड से कहती है कि अब उन सभी को यहाँ से जाना होगा, जिसे सुनकर सिड को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अल्फा क्या कह रही। सिड ट्रेन में बैठकर जा रहा होता है। सिड अल्फा की कई बात को याद करने लगता है कि उन सभी को किसी काम से जाना होगा। सिड उन सभी की बात को समझ जाता है और सोचने लगता है कि ये सब अब बड़े हो गए हैं, इसलिए वो उन्हें जाने से नहीं रोकता है। इधर सिड सोच रहा होता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में मैजिक और सुपर हीरो जैसी बातों पर यकीन करता था, पर जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसको पता चल गया कि उसकी दुनिया में मैजिक नहीं है। सिड के पास मैजिक ना होने के बाद उसने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, पर उस दुनिया में रहकर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता था। इसके बाद सिड मिडगर किंगडम में पहुंच जाता है, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज्यादा होती है। सिड अब 15 साल का हो गया था, इसलिए डार्क नाइट बनने के लिए उसको अब मिडगर एकेडमी में जाकर पढ़ना होगा। उसकी बहन पहले से ही इस एकेडमी में पढ़ रही होती है। मिडगर एकेडमी एक बहुत ही बड़ी एकेडमी होती है, जहाँ पर किंगडम के अंदर और बाहर दोनों जगह से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। उसके बाद सिड अपने आप को एक लो ग्रेड स्टूडेंट में बदल लेता है। फिर वो अपने दोस्त के साथ एकेडमी में जाने लगता है। उसका दोस्त भी सिड की तरह ही लो ग्रेड स्टूडेंट होता है। उनका नाम स्केल और पो होता है। वो सभी एकेडमी जाने के लिए ट्रेन में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। सिड अपने दोस्तों से कहते हैं कि काश उन्हें भी नोबल स्टूडेंट की तरह स्कूल के ड्रोम में रहने दिया जाता। फिर उसके दोस्त बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिडगर एकेडमी में नोबल्स के अलावा भी लो ग्रेड स्टूडेंट को ड्रोम में नहीं रहने दिया जाता है। सिड कहता है कि अगर वो सभी उसकी बहन की तरह ऑनर स्टूडेंट बन जाते हैं तो वो भी एकेडमी के ड्रोम में जाकर रह सकते हैं। फिर उसका दोस्त बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऑनर स्टूडेंट बन जाए। स्केल सिड से कहता है कि तुम्हें टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स मिले थे, इसलिए उसको अपनी पेनल्टी तो याद होगी। सिड बताता है कि उसको अपनी पेनल्टी याद है। सिड की पेनल्टी ये होती है कि उसको स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल को प्रपोज करना होगा और उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद सभी एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक लड़का स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल एलेक्सिया को प्रपोज कर रहा होता है, पर एलेक्सिया उसको रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर स्केल सिड से कहता है कि क्या तुम प्रिंसेस एलेक्सिया को प्रपोज कर सकते हो।
सिड बताता है कि उसने रात भर इसके बारे में ही सोचा है, इसलिए वो प्रिंसेस एलेक्सिया को प्रपोज जरूर करेगा। अगले सीन में हम सिड को देखते हैं जो कि प्रिंसेस एलेक्सिया के पास आया होता है, पर वो बहुत ही नर्वस फील कर रहा होता है। फिर सिड एलेक्सिया को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है। सिड सोचने लगता है कि अब एलेक्सिया उसको रिजेक्ट करने वाली है और ऐसा हुआ तो वो एक परफेक्ट बैकग्राउंड स्टूडेंट बन जाएगा, पर एलेक्सिया सिड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे सुनने के बाद सिड और उसके सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिड कैंटीन में खाना खाने के लिए आया होता है, जहाँ सभी स्टूडेंट उसी को ही देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सिड तो एक एवरेज स्टूडेंट है, पर प्रिंसेस एलेक्सिया उसको डेट क्यों कर रही है। इधर सिड अपने दोस्तों के पास आकर बैठता है और उनसे पूछता है कि ये सब बहुत ही अजीब है। उसके दोस्त सिड को बताते हैं कि तुम में कोई भी खास बात नहीं है, पर प्रिंसेस एलेक्सिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई, ये बात सच में बहुत ही अजीब है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस एलेक्सिया आ जाती है और सिड के साइड में आके बैठ जाती है, जिसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एलेक्सिया एक रॉयल फैमिली की मेंबर है, पर वो एक लो ग्रेड स्टूडेंट के साथ बैठी हुई होती है। उसके बाद एलेक्सिया बहुत ही अच्छा खाना ऑर्डर करती है। सिड बहुत ही बुरी तरीके से खाना खाने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि एलेक्सिया उसको जल्दी से रिजेक्ट कर दे, पर एलेक्सिया सिड को रिजेक्ट नहीं करती है और वो सिड से कहती है कि तुम मेरे साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए चलोगे। सिड बताता है कि उसकी क्लास सबसे नीचे लेवल में, इसलिए वो एलेक्सिया के साथ क्लास 1 में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। एलेक्सिया बताती है कि उसने पहले से इसके बारे में सोच लिया और सिड के लिए क्लास 1 में एक जगह बुक कर दी है। उसके बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं, जहाँ सिड सभी को अपना नाम बताता है। सिड देखता है कि मिस्टर जेनोन इस स्कूल में स्टूडेंट होने के साथ एक इंस्ट्रक्टर भी है, जो कि सभी को फेंसिंग सिखाते हैं। जेनोन सभी को बताते हैं कि यहाँ पर हम जो भी टेक्निक सीखने वाले हैं उसका नाम बिजोन टेक्निक है। ये टेक्निक एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसे सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत होती है। फिर वो बताते हैं कि ये टेक्निक हमें प्रिंसेस एलेक्सिया की बड़ी बहन डार्क नाइट प्रिंसेस एरिस ने सिखाया है। उसके बाद जेनोन सिड से पूछता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर वो सभी फेंसिंग करने लगते हैं। सिड एलेक्सिया के साथ फेंसिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। सिड को ये फील हो रहा होता है कि एलेक्सिया अपनी ज्यादा पावर का यूज नहीं कर रही है, वो बस शॉट से अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। सिड को ये बात पता होती है कि एलेक्सिया प्रिंसेस एरिस की बहन है, जो कि मिडगर एकेडमी में सबसे पावरफुल डार्क नाइट है, पर एलेक्सिया अपनी बहन से बिल्कुल ही अलग है और उसकी टेक्निक भी बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद जेनोन सभी को रुकने के लिए कहता है और बताता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। फिर जेनोन एलेक्सिया से बात करने लगता है। तभी सिड को एलेक्सिया और जेनोन के एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है। उसके बाद सिड वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो उसके मैटर में नहीं आना चाहता था। अगले सीन में सिड एलेक्सिया से कहता है कि तुम मेरा यूज करियो, क्योंकि तुम्हें जेनोन से अपनी एंगेजमेंट तुड़वानी है। फिर एलेक्सिया सिड से कहती है कि तुम तो मुझसे भी बुरे हो, क्योंकि तुमने एक बैट हारने के बाद मुझे प्रपोज किया था। एलेक्सिया बताती कि उसको ये बात उसके दोस्तों से पता चली। वो सिड से कहती है कि अगर ये बात पूरे एकेडमी को पता चल गई तो वो तुम्हें ठीक से नहीं रहने देंगे, जिसे सुनने के बाद सिड थोड़ा सा घबराने लगता है। एलेक्सिया सिड से कहती है कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करते रहना चाहिए, जब तक कि जेनोन इस सब से परेशान नहीं हो जाते और मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट को नहीं तोड़ देते। सिड एलेक्सिया से कहता है कि तुम्हारा ये प्लान ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। तभी एलेक्सिया सिड की तरफ एक कॉइन फेंकती है। फिर सिड एलेक्सिया से कहता है कि तुमने मुझे ऐसा आदमी समझा जो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए मान जाएगा। एलेक्सिया सिड को इस बात पर हाँ कहती है, जिसके बाद सिड उस कॉइन के पास आकर एलेक्सिया से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है। उसके बाद एलेक्सिया दोबारा से एक कॉइन सिड की तरफ फेंकती है, जिससे सिड अपने मुंह से पकड़ लेता है। फिर सिड एलेक्सिया के साथ उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लगता है। वो दोनों एकेडमी में साथ पढ़ते और साथ घूमते थे, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि ये दोनों सही में एक रिलेशनशिप में। फिर वो दोनों जेनोन के पास से गुजरते हैं। जेनोन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो खुद 2 लड़कियों से बात कर रहा होता है। फिर सिड और एलेक्सिया दोनों ट्रेन में आ जाते हैं, जहाँ एलेक्सिया बताती है कि जेनोन खुद को तो बहुत ही स्मार्ट समझता है, क्योंकि उसको शॉर्ट स्किल के बारे में ज्यादा पता है। उसके बाद वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों आइसक्रीम खरीदते हैं। फिर सिड एलेक्सिया से पूछते हैं कि तुम जेनोन के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड है। फिर एलेक्सिया बताती है कि मुझे जेनोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। सिड एलेक्सिया से पूछते हैं कि तुम्हें जेनोन में कौन सी कमियां दिखाई देती है, जिस वजह से तुम उसको पसंद नहीं करती हो। क्योंकि जेनोन के पास पैसा, स्टेटस और वो दिखने में भी बहुत ही हैंडसम है और स्कूल में भी बहुत पॉपुलर है। एलेक्सिया बताती है कि स्कूल में पॉपुलर होना बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं भी हूँ। वो बताती है कि उसको लोगों की वो कमियां पसंद नहीं आती जिन्हें वो छुपा कर रखते हैं। फिर वो सिड को बताती है कि तुम एक एवरेज बॉय हो और तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, पर उसको सिड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनने के बाद सिड एलेक्सिया को थैंक्स कहता है और बताता है कि मैं इस बात को अपनी तारीफ समझूंगा। उसके बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं। ट्रेन में एलेक्सिया सिड से कहती है कि मुझे तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल बहुत ही पसंद है, इसलिए जब मैं उसको देखती हूँ तो मेरी नजर उस पर से नहीं जाती है। फिर सिड एलेक्सिया से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल बहुत ही पसंद है। एलेक्सिया बताती है कि मेरी फेंसिंग स्टाइल किसी को भी पसंद नहीं आती है और मेरी बड़ी बहन एरिस फेंसिंग में बहुत ही अच्छी है, इसलिए सब एकेडमी में उसकी फेंसिंग स्टाइल को ऑर्डिनरी समझते हैं। एलेक्सिया बताती है कि वो अपनी बड़ी बहन की तरह बनना चाहती है, पर वो उसकी जैसा नहीं बन सकती है। सिड एलेक्सिया से कहता है कि तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल बिल्कुल मेरी तरह सेम है। सिड बताता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, पर कुछ बातों से मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत ही कीमती होती है, इसलिए मुझे तुम्हारी फेंसिंग बहुत ही पसंद है। जिसे सुनने के बाद एलेक्सिया अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और सिड की तरफ कर देती है। वो सिड से पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। सिड बताता है कि अगर कोई भी मेरी पसंद की चीजों
के बारे में बुरा कहता है तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर ट्रेन का गार्ड आता है और एलेक्सिया की सोट को देखकर डर जाता है। एलेक्सिया उस गार्ड को देखकर अपनी सोट वापस रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर सिड को पता चल जाता है कि जो उसका फेक रिलेशनशिप था वो अब खत्म हो चुका है। अगले दिन सिड के दोस्त उसे चीयर अप कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि सिड का रिलेशनशिप एलेक्सिया के साथ टूट चुका है। वो सिड से पूछते हैं कि तुमने एलेक्सिया के साथ जरूर कुछ गलत किया होगा। सिड उन्हें बताता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी जगह अगर हम होते तो उसके साथ बहुत कुछ कर लेते। उसके बाद वो सभी स्कूल में पहुंच जाते जहाँ पर जेनोन उन्हें रोक लेता है। जेनोन सिड को बताता है कि किसी ने एलेक्सिया को किडनैप कर लिया क्योंकि कल रात से वो घर वापस नहीं आई है, क्योंकि उनका सारा शक सिड पर है क्योंकि एलेक्सिया लास्ट टाइम सिड के साथ ही थी। सिड जेनोन की सारी बात समझ जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है क्योंकि सिड को पता होता है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। हम एलिसिया को देखते हैं जो कि होश में आ गई होती है। वो सोचने लगती है कि इन सब के पीछे शायद सिड का हाथ होगा। तभी वो अपने पास एक मॉन्स्टर को देखती है। फिर वहाँ पर एक साइंटिस्ट आ जाता है जो दिखने में एक पागल लग रहा होता है। वो एलिसिया से कहता है कि मुझे फाइनली रॉयल ब्लड मिल चुका है। उसके बाद वो साइंटिस्ट एलिसिया का ब्लड निकालने लगता है। एलिसिया उससे पूछती है कि तुम मेरे ब्लड का क्या करने वाले हो। फिर वो साइंटिस्ट एलिसिया को बताता है कि तुम्हारा ब्लड एक डीमन ब्लड है, इसलिए इसका यूज करके हम डीमन को बनाएंगे। इधर हम सिड को देखते हैं जिसे रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। वो सिड से एलिसिया के बारे में पूछने लगते हैं पर सिड बताता है कि उसको एलिसिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसे सुनने के बाद वो सिड को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं। इधर सिड रोने लगता है और उनसे कहता है कि वो उसको छोड़ दे क्योंकि उसको एलिसिया के किडनैप होने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो दोनों स्टूडेंट्स सिड का बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। इधर सिड अपने रोने की एक्टिंग को बंद करता है और सोचने लगता है कि ये सब उसके साथ कब तक चलने वाला है। फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने एलिसिया का ब्लड निकाल लिया था और वो दोबारा से ब्लड निकालने के लिए आया होता है। एलिसिया बताती है कि वो अपनी बड़ी बहन एरिस को जानती है, वो उसको जल्दी ढूंढ लेगी। फिर वो साइंटिस्ट एलिसिया को बताता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि फ्यूचर में उसको एलिसिया के ब्लड की और जरूरत होगी। इसके बाद वो साइंटिस्ट जाके उस मॉन्स्टर को पीटने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रिसर्च खराब हो गई। तभी एलिसिया साइंटिस्ट से रुकने के लिए कहती है और बताती है कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए तो ले लो पर उस मॉन्स्टर को छोड़ दो, जिसे सुनने के बाद वो साइंटिस्ट खुश हो जाता है। इधर हम जेनोन को देखते हैं जो कि प्रिंसेस एरिस के पास आया होता है। वो एरिस को बताता है कि अभी तक हमें एलिसिया के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, इसलिए जेनोन कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने एलिसिया को ठीक तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया। एरिस जेनोन से कहती है कि अभी हमें एलिसिया को ढूंढना है। वो पूछती है कि एलिसिया का किडनैप सिड ने किया है। फिर जेनोन बताता है कि सारे एविडेंस सिड के खिलाफ है, पर उसका स्किल देखकर मुझे नहीं लगता कि वो एलिसिया को हरा सकता है। फिर एरिस जेनोन से कहती है कि तुम सिड को छोड़ दो पर उसके ऊपर नजर रखना। जेनोन भी एरिस की बात मान लेता है और बताता है कि अभी उसके लिए क्या करना ठीक होगा। फिर एरिस जेनोन से सभी स्टूडेंट के बारे में पूछती है। जेनोन बताता है कि सभी स्टूडेंट को रॉयल एकेडमी में लॉकडाउन के अंदर रखा गया है, उन्हें स्कूल के खत्म होने के बाद ड्रोम से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। इसके बाद एरिस बाहर विंडो से देखती है तो उसको कुछ स्टूडेंट्स आपस में बहस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर सिड की बड़ी बहन क्लेयर कहती है कि उसको अपने भाई को बचाने जाना है क्योंकि वो मुश्किल में। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाती है और उसका नाम रोज ओरायन बताती है और ओरायन किंगडम की प्रिंसेस होती है। वो क्लेयर को बाहर जाने से रोक देती है और कहती है कि तुम रूल्स को तोड़कर बाहर नहीं जा सकती हो। फिर एरिस अपने पास्ट को याद करने लगती है जब वो एलिसिया के साथ फेंसिंग करती थी। इधर हम एलिसिया को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और ज्यादा ब्लड निकालने की वजह से उसकी बॉडी भी कमजोर हो गई थी। इधर हम सिड को देखते हैं जिसे वो लोग टॉर्चर रूम से बाहर फेंक देते। फिर सिड ट्रेन में बैठकर वापस घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि ट्रेन में दो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद सिड अपने रूम में आता है जहाँ पर उसको अल्फा मिलती है। सिड अल्फा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अल्फा सिड को बताती है कि उसको पता चला था कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो इसलिए वो यहाँ पर आई है। फिर सिड अल्फा से उसकी टीम प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। अल्फा बताती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और उन्होंने कल्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली है। अल्फा सिड से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर एलिसिया के केस के लिए फंसाया जा रहा है। सिड बताता है कि मुझे ये सब पता है क्योंकि वो सभी एक बोरोन फैमिली से, इसलिए उसको सभी क्राइम के लिए फंसाया जा रहा है। फिर अल्फा सिड को बताती है कि एलिसिया को किडनैप करवाने के पीछे जेनोन कहाँ थे और वो भी कल्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। फिर वो बताती है कि रॉयल फैमिली का ब्लड हीरो से रिलेट होता है, इसलिए उन्होंने एलिसिया को किडनैप किया है, जिस वजह से वो उसके ब्लड का यूज करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। सिड अल्फा से पूछते हैं कि क्या अभी एलिसिया जिंदा हो सकती है। फिर अल्फा बताते हैं कि कल्ट को एलिसिया की ब्लड की जरूरत आगे भी पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने एलिसिया को नहीं मारा होगा। इसके बाद अल्फा वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सिड से पूछती है कि जो दो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं उनका क्या करना है। सिड अल्फा से कहता है कि वो दोनों बस अपना काम कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी अल्फा सिड को बताती है कि तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो बताना है क्योंकि डेल्टा भी यहीं पर है। जिसे सुनने के बाद सिड थोड़ा हैरान हो जाता है और अल्फा से पूछता है कि डेल्टा सच में यहीं पर है। फिर अल्फा वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि डेल्टा तुम्हें बहुत मिस करती है। इसके बाद सिड एक रूम में रेडी होता है जिसमें बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती है। तभी रूम के अंदर बीटा आती है और सिड को बताती है कि लेडी अल्फा के ऑर्डर के बाद शैडो गार्डन के 114 मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं। जिसे सुनने के बाद सिड थोड़ा हैरान हो जाता है और बीटा से पूछता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही मेंबर को यहाँ पर हायर कर लिया है। फिर बीटा सिड को सारा प्लान
बताती है कि वो रॉयल कैपिटल के अंदर डिबल और स्कट के सभी बेस को ढूंढने वाले हैं और सेम टाइम पर ही प्रिंसेस एलिसा को ट्रेस करेंगे। इस मिशन को लीड लेडी अल्फा और लेडी गामा करने वाली है। फिर बीटा बताती है कि डेल्टा इस मिशन को स्टार्ट करने वाली है, जिसे सुनने के बाद सिड ओ लेटर बीटा को देता है और बताता है कि डेल्टा को इस मिशन के लिए मना कर दो क्योंकि इस मिशन को खुद स्टार्ट करने वाला है। फिर सिड बताता है कि आज के बाद सभी लोगों को शैडो गार्डन और उसकी पावर के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम उन दोनों स्टूडेंट को देखते हैं जिन्होंने सिड को टॉर्चर किया था। तभी वहाँ पर सिड आ जाता है, जिसे देखकर उस सिड की तरफ एक जूता फेंकता है और फिर उस सिड से कहते हैं कि तुम्हारे पास एलिसा का जूता क्या कर रहा है। ये उनका प्लान होता है जिससे कि वो सिड को फंसा सके। जिसके बाद वो दोनों सिड को मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने पीछे से दो लोगों की डेड बॉडी मिलती है जो सिड पर नजर रखे हुए थे। फिर सिड उन दोनों पर अटैक करने जा रहा होता है, जिसे देखकर वो नाइट कहता है कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसके बाद सिड खुद को शैडो में चेंज कर लेता है और उन दोनों को खत्म कर देता है। इधर हम एरिस को देखते हैं जो सभी नाइट्स को बताते हैं कि उन्हें स्कूल को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन से इस रॉयल कैपिटल में आ चुका है और वो सभी इस कंट्री के अंदर 8 लोकेशन पर छुपे हैं। इसके बाद एरिस एलिसा को ढूंढने चली जाती है। इधर हम एलिसा को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है और उसको भी बाहर से ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही होती है। फिर वो साइंटिस्ट वहाँ पर आता है और बड़े से इंजेक्शन की मदद से अपने एक्सपेरिमेंट को उस मोस्टर के अंदर डाल देता है। फिर उसके बाद उस मोस्टर के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। फिर वो मोस्टर सबसे पहले उस साइंटिस्ट को मारता है। इसके बाद वो मोस्टर एलिसा को आजाद कर देता है, जिसे देखकर एलिसा सोचती है कि उस मोस्टर ने उसकी हेल्प की है। इसके बाद वो मोस्टर और भी बड़ा होने लगता है और बाहर किंगडम की ओर जाने लगता है। इधर एलिसा भी उस रास्ते से जा रही होती है। तभी उसको रास्ते में जेनोन मिलता है। फिर जेनोन एलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। एलिसा जेनोन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेनोन बताता है कि ये मेरी जगह है और उस साइंटिस्ट को उसने ही हायर किया था। जिसे सुनने के बाद एलिसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेनोन से कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम पागल हो। जिसे सुनने के बाद जेनोन कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेनोन बताता है कि अब मेरे पास तुम्हारा ब्लड है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। उस ब्लड की मदद से उसको राउंड में जगह मिल जाएगी। जिसे सुनने के बाद एलिसा जेनोन से पूछती है कि अब राउंड कौन सा ग्रुप है। जेनोन बताता है कि राउंड एक नाइट का ग्रुप है जिसमें जाके वो डबल फेम और पैसा कमा सकता है। फिर जेनोन बताता है कि तुम्हारी जगह मुझे एरिस को पकड़ना चाहिए था, पर वो एलिसा से भी काम चला सकता है। इसे सुनने के बाद एलिसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो अपनी सोर्ड निकालकर जेनोन से फाइट करने लगती है। जेनोन एलिसा को बताता है कि तुम्हें अपनी बहन की बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है, पर तुम अपनी बहन के मूव्स को ही कॉपी करती हो। उसके बाद जेनोन एलिसा को पानी में गिरा देता है और कहते हैं कि तुम अपनी बड़ी बहन एरिस जैसी नहीं बन सकती हो। तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है, जिसे देखकर एलिसा हैरान हो जाती है। फिर सिड उन्हें अपना नाम शैडो बताता है और कहता है कि मैं एक शैडो के अंदर रहता हूँ और शैडो बनकर ही हंट करता हूँ। जेनोन सिड को उस ब्लैक कपड़े में देखकर पहचान जाता है। फिर जेनोन सिड से पूछता है कि तुम शैडो गैंग से हो जिन्होंने कल्ट के कुछ मेंबर्स को अभी मारा है। जिसे सुनने के बाद सिड उन्हें अपना नाम शैडो बताता है। जेनोन सिड से कहता है कि तुमने कल्ट के कुछ मेंबर को हरा दिया था तो तुम खुद को स्ट्रॉन्ग समझोगे, पर उनमें से कोई भी हमारा कोर मेंबर नहीं था, इसलिए तुम उसे आसानी से हरा पाए। जिसे सुनने के बाद शैडो बताता है कि मैं जहाँ पर मर्जी जाकर हंट करूँ, रिजल्ट हमेशा सेम ही होगा। उसके बाद जेनोन शैडो को बताता है कि मैं कल्ट का एक कोर मेंबर हूँ जो राउंड का 12th मेंबर बनने वाला हूँ। फिर जेनोन शैडो पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, पर शैडो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो एलिसा के पास आकर खड़ा हो जाता है और जेनोन से कहता है कि तुम एक कोर मेंबर हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम शहर को देखते हैं जहाँ वो मोस्टर सभी नाइट से लड़ रहा होता है, पर कोई भी नाइट उस मोस्टर को नहीं हरा पा रहा होता है और उस मोस्टर की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसेस एरिस आ जाती है और उस मोस्टर से लड़ने लगती है, जिसे देखकर सभी नाइट्स खुश हो जाते हैं। फिर एरिस सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उस मोस्टर पर अटैक करती है। वो देखती है कि मोस्टर अपने हाथ को हील कर लेता है। इसके बाद एरिस मोस्टर के 1000 टुकड़े करने के लिए उस पर अपनी सोर्ड टेक्निक का यूज करती है, पर तभी बीच में अल्फा आ जाती है और उनकी फाइट को रोक देती है। फिर एरिस अल्फा से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर अल्फा एरिस को अपना नाम बता देती है। तभी वो मोस्टर अल्फा पर अटैक करता है, जिससे कि अल्फा बच जाती है और ऊपर उड़ जाती है। अल्फा उस मोस्टर को खत्म करने से कहती है कि अब तुम्हें ज्यादा दर्द सहने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद अल्फा उस मोस्टर को अपनी पावर से खत्म कर देती है। जैसे ही वो मोस्टर एक लड़की में बदल जाती है और अल्फा उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है। इधर एरिस अल्फा की पावर को देखकर हैरान हो चुकी होती है। फिर वो अल्फा से पूछती है कि तुम क्या हो। अल्फा एरिस को बताती है कि वो शैडो गार्डन की मेंबर है, इसलिए उसके काम के बीच में ना आए। इसके बाद अल्फा उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगती है। इधर एरिस को एक और ब्लास्ट दिखाई देता है, जिसके बाद वो एलिसा को ढूंढने लगती है। इसके बाद हम जेनोन और शैडो की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर जेनोन शैडो को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फिर जेनोन अपनी इविल पावर से शैडो पर अटैक करने लगता है, पर शैडो उसके सभी अटैक से बच जाता है। फिर जेनोन अपनी इविल पावर को यूज करके शैडो पर अटैक करने लगता है, पर शैडो उसके सभी अटैक से बच जाता है। शैडो बहुत ही फास्ट होता है, जिस वजह से वो जेनोन के पीछे आ जाता है और उसको पानी में मारकर गिरा देता है। फिर वो दोबारा से जेनोन को लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद जेनोन शैडो पर लगातार अटैक करता है, पर शैडो उसके अटैक को लगातार ब्लॉक कर लेता है। एलिसा को शैडो की फेंसिंग स्टाइल बहुत ही नॉर्मल लग रही होती है। उसको शैडो की फेंसिंग स्टाइल सेम वैसी ही लग रही थी जब बचपन में एरिस के साथ वो प्रैक्टिस करते टाइम करती थी। एलिसा अपनी बड़ी बहन एरिस को कभी भी
कभी नहीं हरा पाती और ना ही उसके जैसा फेंसिंग कर पाती थी, पर उसने अपने स्टाइल को कभी भी नहीं छोड़ा क्योंकि उसको अपनी बेसिक स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती थी। इसके बाद हम शैडो को देखते हैं जो कि जेनोन पर अटैक कर देता है और जेनोन उससे घायल हो जाता है। फिर जेनोन शैडो से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगता है। वो शैडो से पूछते हैं कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो तुम अपनी असलियत क्यों नहीं बता देते, जिसे सुनने के बाद शैडो हंसने लगता है। फिर शैडो जेनोन से कहता है कि हम शैडो गार्डन के मेंबर हैं जो शैडो में रहकर अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं। इतना सुनने के बाद जेनोन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर एलिसिया को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही होती है और वो सोचने लगती है कि ये शैडो गार्डन क्या है। फिर जेनोन दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने पास कुछ रेड पिल्स को निकालता है। जेनोन बताता है कि इस पिल को खाने के बाद हम अपनी लिमिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इतना कहने के बाद जेनोन सभी पिल्स को एक ही साथ में खा लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी एक डीमन में चेंज हो जाती है और उसके अंदर इविल पावर आ जाती है। फिर जेनोन शैडो से लड़ने लगता है, पर शैडो जेनोन को सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसको बहुत मारता है। इसके बाद शैडो जेनोन से कहता है कि तुम अपनी मांगी हुई पावर से मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। फिर शैडो जेनोन को अपनी रियल पावर दिखाता है, जिससे कि शैडो के पास पर्पल लाइट आ जाती है। उसके बाद वो जेनोन से कहता है कि प्ले टाइम ओवर हो गया है। फिर शैडो अपने पावर से बैरियर बना देता है जो कि एमिलिया के पास जाके खत्म हो जाता है। इधर जेनोन शैडो की पावर को देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि एक इंसान के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। फिर शैडो जेनोन को बताता है कि वो पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, जिस वजह से न्यूक्लियर बम का भी उस पर कोई असर ना हो पाए, पर उसको इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक दिन उसको आइडिया आया कि अगर उसको न्यूक्लियर से बचना है, उसको भी न्यूक्लियर जितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जेनोन इन सब बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और शैडो से कहता है कि तुम पागल हो। इसके बाद उस शैडो पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, पर जेनोन की सोर्ड टूट जाती है। उसके बाद शैडो अपनी रियल पावर आई एम एटॉमिक दिखाता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक पर्पल लाइट आसमान में जाती है, जिसे देखकर शैडो गार्डन के सभी मेंबर हैरान हो गए होते हैं। इधर एरिस भी उस पर्पल लाइट को देखकर हैरान हो चुकी थी। फिर वो एलिसा को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर ब्लास्ट खत्म होने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद हम एलिसा को देखते हैं जो कि शैडो की पावर को देखने के बाद वो भी शॉक्ड थी। इसके बाद एलिसा वहाँ पर पड़ी एक सोर्ड को उठाकर सेम शैडो के स्टाइल में चलाने लगती है। तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है और एलिसा को हग कर लेती है। एलिसा भी अपनी बड़ी बहन एरिस को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन हम स्कूल में सिड और एलिसा को एक साथ देखते हैं। एलिसा सिड से कहती है कि अब सब कुछ ठीक है और जेनोन भी मारा गया है, इसलिए वो सिड से पूछती है कि क्या हम फेक रिलेशनशिप को दोबारा से चला सकते हैं, पर सिड एलिसा को मना कर देता है, जिससे सुनने के बाद एलिसा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, पर वो सिड को अपने स्माइल करता हुआ फेस दिखाती है। इसके बाद हम वहाँ पर ब्लड को देखते हैं जो कि सिड का होता है। फिर हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि इस एशियंट स्कूल में किसी ने भी नहीं देखा था, जिस वजह से स्कूल में ये बात किसी को भी नहीं पता चलती है और इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं होता है। फिर हम शैडो गार्डन के सभी मेंबर को देखते हैं जो कि शैडो की पावर को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद अल्फा कहती है कि एक दिन हमारे सभी दुश्मन उस लाइट के अंदर खत्म हो जाएंगे। फिर अल्फा सभी रिपोर्ट के बारे में पूछती है। बीटा बताती है कि जीटा को अपने नए टारगेट के लोकेशन पता चल गया है, वो हमें इस बारे में सभी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करके देने वाली है। उसके बाद वो ईटा के बारे में बताती है जो अभी रिसर्च कर रही है और उसका रिसर्च भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके बाद बीटा बताती है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम हुआ है जिससे कि हमें बहुत परेशानी मिल रही है। फिर अल्फा बताती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे शैडो गार्डन का नाम यूज कर रही है, जिसे सुनने के बाद बाकी के मेंबर कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन हमसे नहीं बच सकता है। इसके बाद हम एरिस को देखते हैं जो कि अपने नाइट को डिबलोस कल्ट और शैडो गार्डन ग्रुप के बारे में बताती है। वो नाइट से कहती है कि ये दोनों ग्रुप अभी हमारे पीछे से बहुत ही दूर है। इसके बाद नाइट एरिस से पूछते हैं कि क्या उसको नाइट पर भी शक है जो कल्ट से मिले हुए हैं। एरिस उन्हें बताती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ नाइट्स जेनोन की तरह कल्ट के साथ मिले हो सकते हैं। फिर एरिस उन्हें बताती है कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना रही हूँ और उन सभी का पता लगाने के लिए जो भी कल्ट के साथ मिला है, इसलिए वो उन दोनों नाइट को भी उस टीम का हिस्सा बनाने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद वो दोनों नाइट भी एरिस की बात मान लेते हैं। इसके बाद एरिस उन्हें इंसिडेंट से रिलेटेड चीजें दिखाने लगती है, जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक ऐसी चीज के बारे में बुक पढ़ रही होती है, पर उसका सारा ध्यान बुक में ही होता है, जिस वजह से वो एक लड़के से टकरा कर नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सिड ही होता है। उसके सर पर बहुत खून लगा होता है, जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि सिड की ये हालत एलिसा ने की थी। उसके बाद सिड उस लड़की को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो लड़की भी सिड को अपना हाथ पकड़ा देती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।